Hello, good morning, FI Become student. Good morning, ma'am. Good Am morning, I? ma'am. Good morning. Let's start. Okay. So yesterday we were discussing about the right to equality and protective laws for women and children. This is the last point, na? Is this last point, na? Yes or no? हाँ या Yes, ना? ma'am. Okay. So the next point is Yes, ma'am. reservation for the backward classes. Article 15, Clause 4. Like women and children in the earlier clause, the Constitution recognizes the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes as the weaker section of the population. In the authorities, or it authorizes the state to make the special provision for the advancement of this section, such as reservation of the seats in the public employment and educational institution. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगले क्लॉज में देखा कि जैसे पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए क्लॉज बनाए जाते हैं या हम बोलते हैं कि प्रोविज़न बनाए जाते हैं, वैसे ही बैकवर्ड क्लासेस के लिए एससी हो, एसटी हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट्स उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि इफ़ यू वांट टू अपलिफ्ट द सोसाइटी देन यू हैव टू अपलिफ्ट ऑल ऑफ यू, or otherwise what happen, the society may look unstable. कि फॉर एग्जांपल एक पोर्शन ऐसा है या एक हम बोलते सेक्शन ऐसा है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो रही है, और एक सेक्शन ऐसा है कि जैसे हम बोलते कि एससी कास्ट, एसटी कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस है, तो उनको हम बोलते कि जिस सेक्शन में वो आए हैं या जिस सेक्शन में हैं, अगर उनको अपलिफ्ट नहीं किया तो सोसाइटी कैसे दिखाई देगी, अनस्टेबल दिखाई देगी। समझा? कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्कूल में भी आपने जैसे जैसे जब तक आप पढ़े होंगे, कुछ बच्चों को हम बोलते हैं कि स्कॉलरशिप दिया जाता है, पर्टिकुलर जो कास्ट में वो आते हैं, एससी कास्ट, एसटी कास्ट, या हम बोलते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। मीन्स क्या कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है, अगर उसमें इतनी एबिलिटी है और कुछ इकोनॉमिक कैपेबिलिटी से इनकैपेबिलिटी से वो पढ़ नहीं पा रहे, तो सरकार उनको मदद करती है। समझ में आया? समझ में आया? डू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? ओके, आगे बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे ही द आर्टिकल 21 of UDHR also declares that everyone has the right to the equal access to the public services in his country. The aim of the Article 16 of our Constitution is to provide the equal opportunity to all citizens in the employment offered by the state or its agency. तो जैसे स्टेट थ्रू या एजेंसी थ्रू जितना भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलता है, so every citizen or every individual can get the opportunity or can observe the opportunity के जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे हम बात करते हैं कि साल भर में 100% जो स्टूडेंट होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, तो शायद सभी को अपने अपने हिसाब से नौकरी मिलना जरूरी है। सबको गवर्नमेंट जॉब मिलना ये ज़रूरी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहाँ पे काम पे लगना वो ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? काम पे लगना जरूरी है। सो Yes, ma'am. एवरीबडी और एवरी इंडिविजुअल शुड गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी विच इज़ गिवन बाय द एजेंसी और विच इज़ गिवन बाय द स्टेट। यहाँ पे अभी आगे बात करते हैं दैट इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 क्लॉज 1। तो अभी हम जो दूसरा पार्ट है जो हम बोलते हैं इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, उसका हम 4 पार्ट्स हैं हम देख रहे हैं। दिस इज द बेसिक क्लॉज स्टेटिंग दैट the equality of opportunity should be given all citizens in the matter relating to employment or appointment to any office under the state। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ऑफिस में या एजेंसीज में, हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में, कि जैसे फॉर एग्जांपल कैपेबिलिटीज हो इंडिया मीन्स कैंडिडेट की, फिर भी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, लेकिन हम बोलते हैं कि कुछ रिश्तेदार को लेके या हम बोलते हैं कि अपनी पहचान वालों को वहाँ पे रख दिया जाता है,
तो ये हम बोलते हैं ना, ये जो हम बोलते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन होता है, या कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी अगर कैंडिडेट वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं कर सकता, तो ये गलत बात है। मीन्स जो डिजर्व करता है उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। समझ में आया? समझ में Yes, आया? ma'am. ओके। Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो कौन सी बाबत में? तो दिस क्लोज prohibits the discrimination on the ground of only religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them in the respect of any employment by the state. This means that there must be the other rational reason for denying and especially offering employment to the particular class of the citizen. तो जैसे हम जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, या फॉर एग्जांपल हम दापोली की एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो शायद हमारे यहाँ पे दापोली में, शायद नहीं, हमारे दापोली में जैसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स है कि नहीं? फैमिली मार के यहाँ पर गवर्नमेंट Yes, ma'am. क्वार्टर्स है। दोज हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर, दे आर अलॉटेड टू द गवर्नमेंट क्वार्टर्स, कि उनको वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स दिया गया है। ओके। मीन्स सब फैसिलिटी वहाँ पे उनको दी जाती हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर कास्ट को लेके ऊपर नीचे वहाँ पे कर दिया कि उनको ये कास्ट के हैं तो उनको वो फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए, या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के बावजूद भी उनको फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है तो सबको हम बोलते हैं क्या होना चाहिए, जो फैसिलिटी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्या होनी चाहिए, सबके जैसे, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल हम महानगर पालिका या नगर पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं, तो सबके घर में जैसे फॉर एग्जांपल पानी का टाइमिंग रहता है। ओके, पानी का टाइमिंग रहता है कि नहीं, कि 7 से 8 बजे तक या 8 से 9 बजे तक, ऐसा पानी का टाइमिंग रहता है। तो ऐसा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि आपके घर में पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है और मेरे घर में पानी कम छोड़ा जाता है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकते हैं? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वो कम कर सकते हैं? No, ma'am. नो। No, ma'am. बिकॉज वी आर ऑल्सो पेइंग द टैक्स, कि हम सभी टैक्स भर रहे हैं, पानी का टैक्स भर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सबको पानी कैसा मिलना चाहिए, एक जैसा मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? पानी कैसा Yes, मिलना ma'am. चाहिए, एक जैसा मिलना चाहिए। आगे बात करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज residence requirements. Article 16. It allows the Parliament to make the laws require residential domicile requirements in the state or the public employment or appointment. Domicile requirements are mandatory in many states in India for appointment in the state services. डोमिसाइल मीन्स आप सपोज बरसों से आप एक ही जगह पे रह रहे, तो उसको हम बोलते हैं कि डोमिसाइल मीन्स आपको, जैसे मैंने अभी पे बोले, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, या हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट थ्रू दिया जाता है वो सबके लिए कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। दूसरा है, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल जिस गांव में या जिस शहर में हम लोग रहते हैं, तो बरसों से मीन्स कम से कम हम 15 साल वहाँ पे गुजारते हैं, एक ही गांव में या एक ही शहर में, तो हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। ये आपको शायद पता ना हो, लेकिन ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको क्यों कहीं जगह पे बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप इनहेबिटेंट्स हो, मीन्स बरसों से यहाँ पे रह रहे हो। कि कभी कभी है जाते, फॉर एग्जांपल हो जाता है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, तो फॉर एग्जांपल नौकरी की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, लेकिन उनका घर, या हम बोलते हैं कि उनकी फैमिली, उनका परिवार एक ही जगह पे रहता है, वो इंसान कहीं और चला जाता है या बाद में परिवार को बुला लेता है, तो डोमिसाइल कौन सा होगा, डोमिसाइल कौन सा होगा, जो परिवार, जो परिवार के साथ में, सो वो परिवार जहाँ पे रहता है उसका जो ओरिजिनलिटी, जो बर्थ ऑफ प्लेस है, वहाँ पे उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी होगा। समझ में आया? समझ में Yes, आया? ma'am. ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज reference to certain Yes, persons ma'am. in the religious institution. Article 16, Clause 5. This clause makes an exception to the general concept of the equality of the opportunity, that it prescribes the parliament can make the laws which require only person professing the particular religion to be appointed in the body or the institution that religion. For example, there can be the law which requires only Hindu to be appointed as a priest in the Hindu temple. Hence, non-Hindu cannot claim the equality of the opportunity in this matter. तो जब हम रिलीजन की बात करते हैं या रिलीजियस प्रोफेसिंग की बात करते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं कि मंदिर में पुजारी होते हैं, फिर मस्जिद में मौलाना होते हैं,
या हम बोलते हैं कि चर्च में प्रीस्ट वगैरह होते हैं, तो वो पर्टिकुलर उसी कास्ट का या पर्टिकुलर उसी रिलीजन का होना चाहिए। वहाँ पे सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं होना, मीन्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलीव करता है तो वो हिंदू के टेंपल में या मंदिर में पुजारी की तरह वो काम कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा बताया कि जितना भी रिलीजन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो रिलीजन प्रोफेसिंग करने वाला है जो इंसान, या हम बोलते कि जो धर्मगुरु हम बोलते हैं, तो उनके कास्ट के होने चाहिए। ऐसा जनरल कंसेप्ट है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ऐसा जनरल कंसेप्ट बनाया गया है। समझ में आया? समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? हेलो, Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बात करते हैं। Yes, ma'am. Abolition of untouchability. This is the unique article that is not found in any other constitution in the world. This is because untouchability as the social tradition of the discrimination against Dalits had been prevalent only in India, and the deterioration of our caste system resulted in the practice of untouchability. Article 17 not only declares that the untouchability has been abolished, but it makes any practices or propagation of untouchability in any form punishable in accordance with the law. That please note the prohibition of the discrimination on the basis of the caste has already been embodied in the clause ऑफ आर्टिकल 15। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि अनटचेबिलिटी जो हमारे देश में ऐसा इसको लेकर अनटचेबिलिटी को लेकर कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल अभी तक दुनिया में हमारे इंस्टीट्यूशन के सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कहीं पे भी नहीं बना है, क्योंकि हम बोलते कि जो अनटचेबिलिटी हम बोलते कि उसको हम बोलते कि अस्पृश्यता, तो ये जो है ये जो सोशल ट्रेडिशन है, मीन्स हम बोलते कि जो दलित वर्ग हैं, सोसाइटी है, दलित सोसाइटी है, यहाँ बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनको उनके प्रति हमारा एक विरोध या उनके प्रति हमारे गुस्सा या उनके प्रति हमारी एक नफरत वो दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में थम जाना चाहिए। अभी तो ये प्रैक्टिस नहीं चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि अनटचेबिलिटी को लेके मीन्स इंसान को छूना भी वहाँ पे पाप माना जाता था, या कुछ लोग इंसान को या कुछ लोगों को वहाँ से रास्ते से गुजरना, कुएं में से पानी भरना, रास्ता इस्तेमाल करना, जो जनरल कंसेप्ट होते हैं जो स्टेट हमें प्रोवाइड करती है, स्टेट फंड से जो प्रोवाइड होता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मीन्स हम बोलते कि पर्टिकुलर एक जेल टाइप या कैदी टाइप लोगों का हम बोलते कि जीवन लोगों ने गुजारा था, तो उसमें से लोगों को बाहर लाने के लिए हमारा जो थोड़ा सा माइंडसेट है या हमारी थोड़ी सी जो सोच है उसको चेंज करना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। प्लीज नोट दैट द प्रोहिबिशन ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste has already been embodied in the clause Article 50. However, it makers the Constitution wanted to specially emphasize the resolve of weeding out inhuman practice of untouchability from our society. Article 17 proves to be the great hallmark of the social reform. The provision was effected first through the Protection of Civil Liberties Act and 1955 and later by Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Prevention of Atrocities Act 1989। तो अनटचेबिलिटी हम ये बोलते हैं कि अभी नहीं होना चाहिए, अभी ये छूत अछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि फॉर भी फिर भी हम बोलते हैं कि ये जो हम बोलते हैं ना थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में दिखाई देती है, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखाई देता है। तभी उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जैसे हमने सिविल राइट्स में आगे पढ़ा था 1955 में वो एक्ट निकाला गया था, सिविल राइट्स सबको एक जैसा मिलना चाहिए, सबके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। और दूसरा जो एक्ट बनाया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो वो एक्ट वो कायदा बनाया गया, वो कानून बनाया गया 1989 में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है या फॉर्म ऑफ इनह्यूमनिटी टुवर्ड्स पर्टिकुलर कास्ट है, इट विल बी रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी। जैसे हमको अभी मीन्स वी do not experience this kind of untouchability in our life, but those who have experienced कि जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर अभी भी
महाराष्ट्र के कुछ जिले में या हम बोलते हैं कि राजस्थान के कुछ जिले में या कुछ गांव में कि जैसे पर्टिकुलर कास्ट के कुछ लोग होते हैं, अगर वो खान में हम बोलते हैं कि शादी वगैरह या रिलीजियस हम बोलते हैं कि रिलीजियस कोई प्रोग्राम है, तो उनको खाना खाने के लिए पूरा का पूरा में हम बोलते हैं कि सेवेज सिस्टम होता है ना वहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं कि गटार लाइन वहाँ पे हो या टॉयलेट बाथरूम वहाँ पे उनको बिठाया जाता है। एंड दिस प्रैक्टिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया। सो हम बोलते कि थोड़ा सोच बदलने की, पर उनको हम जैसे बोलते कि लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन जैसे कुछ कायदे कानून जैसे बनाए थे जिसकी पर से एक डर की वजह से लोग अपने ये प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो थाम मीन्स कहीं ना कहीं वो थम थम रुकनी चाहिए, या लोगों के साथ जो उनका जो व्यवहार है या लोगों के प्रति जो बैकवर्ड क्लास के प्रति उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा सुधर जाए। समझ में आया? समझ में आया? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. ओके, आगे बात करते हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब क्या? द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज टू confer the civilian titles on the person whom government thought to deserve. However, makers of our constitution rightly felt that the titles tend to create unnecessary distinction among the people, and such as distinction would be against spirit of social, economic and political equality. That Article 18 does not prohibit the conferment of the military or academic titles. In the 1954, the government also started conferring the civilian awards such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri, which are considered as honor, not the titles. As a person who has been awarded the honor is not supposed to use it as suffix or prefix to his or her name. तो टाइटल मीन्स हम बोलते कि वन काइंड ऑफ द पर्टिकुलर अवार्ड विच इज गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। ओके, जैसे आपको ये पता होगा पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये पर्टिकुलर जो जो लोग हम बोलते हैं कि अपनी लाइफ में संघर्ष करके या अपने जीवन में संघर्ष करके उन्होंने कुछ अचीव किया है और उन्होंने कुछ देश का नाम रोशन किया है, तो उनको उनके लिए पर्टिकुलर ये हम बोलते हैं ये टाइटल मीन्स टाइटल तो नहीं बोल सकते, लेकिन अवार्ड की तरह उनका मान सम्मान किया जाता है। तो ये जो जब भी उनको ये सम्मानित किया जाता है पद्म विभूषण से, भारत रत्न से या पद्म भूषण से, तो ये पर्टिकुलर उसके लिए सफिक्स और प्रफिक्स, तो सफिक्स और प्रीफिक्स उसके लिए नहीं है कि मैं पद्म भूषण से भी सम्मानित हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। सो दैट इज नॉट द रियल थिंग। कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी का जो एक रिसेंट हम बोलते कि रिसेंट का एक एग्जांपल जो बोलते कि किसानों को लेके अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो गवर्नमेंट और किसानों के बीच में, तो हमारे किसान हैं उनको उनके प्रति या हम बोलते कि जैसे फॉर एग्जांपल बाहर के देश के लोग जो जब ट्विटर पे डालते हैं या सोशल मीडिया पे अपनी कमेंट डालते हैं कि उनके साथ सहमत है, लेकिन वो भावना तो उनसे जुड़ी ही नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी वो फेस ही नहीं किया है। लेकिन हमारे देश के जो क्रिकेटर है फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने एक ट्वीट डाला था कि जैसे हम बोलते कि हमारे देश के लोगों को हमारे देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट डाला था जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। तो उसका ये मतलब होता है कि हमें हमारे देश के लोगों पे भरोसा नहीं है, लेकिन बाहर के देश के जो हमें सिर्फ हमें एक इस्तेमाल की तरह ये चीज़ की तरह हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आप उस टाइम वो मीन्स क्या बोल सकते हैं कि उस टाइम वो बात करना ही छोड़ देती है, उस टाइम हमारा दिमाग बंद काम करना ही बंद कर देती है कि ये पद्म विभूषण है या भारत रत्न है जिसकी हम कमेंट पे हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो वो बात हम भूल जाते हैं। तो पर्टिकुलर जैसे हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति हो जैसे उसका पीरियड होता है कि जब उसका अच्छा पीरियड चल रहा होता है तो सभी उसके साथ होते हैं, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि उसका पीरियड गलत चल रहा हो, उसका समय खराब चल रहा हो, तो सभी उसके खिलाफ होते हैं। मीन्स यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकता। समझ में आया? समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Then next point is freedom of speech and expression. This is one of the most vital and cherished freedom in the democratic society. Many scientists, writers, political leaders have fought to secure and protect this right.
It is based on the moral belief that every individual has a certain worth and that he can contribute to the society in his own way. In his individual interest, this freedom is individual's need to express his opinions on the matters vital to him if life is to be worth living. And in society's interest, it may help the society in its pursuit of the truth, so the society may not only adopt the right, the course of affection, but carry it out the right way. तो आपको यहाँ पे क्या बताएगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मतलब क्या मीन्स जब भी किसी व्यक्ति के साथ जब हम बोलते कि एट्रोसिटीज अत्याचार या गलत हो रहा है तो उसको बोलने का हक दिया गया है, कि जैसे हम ज़्यादातर मूवी में देखते हैं कि नहीं देखते, हाँ या ना? ज़्यादातर हम मूवी में Yes, ma'am. ये बातें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ज़मींदार है, ठेकेदार है, किसानों की ज़मीन छीन लेता है। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं कि उसका अपोज करते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम सिंपल से एक एग्जांपल, लगान मूवी देखी आपने? लगान, लगान Yes, ma'am. आमिर खान की। सो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या है। आगे देखते हैं दैट द 19th century English political philosopher John Stuart Mill argued that the denial of freedom of speech not only the deprives an individual his precious right but also denies the world possible access to the truth। तो यहाँ पे जॉन स्टॉर्ट मिल ने क्या बताया कि जो इंग्लिश पॉलिटिकल पॉलिटिकल फिलोसोफर रह चुके हैं, उन्होंने क्या बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो अपने में समझते कि ये जो दिया गया है तो इंडिविजुअल को जब दिया गया है तो उसका सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, ना कि गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल हमें कोर्ट में बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि झूठ को सच साबित किया जाता है, सच को झूठ साबित किया जाता है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, तो वो नहीं नहीं होना चाहिए। समझा? समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन like other rights is not an absolutely unrestricted the right. It does not give the person right to the slander or defame anyone other among the other restriction। तो ये जब आपको ये राइट दिया गया है तो सबके लिए हम बोलते हैं कि सबके लिए रिस्ट्रिक्टेड या हम बोलते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इट डज नॉट गिव द पर्सन राइट टू स्लेंडर, मैं किसी की बदनामी करना या किसी को झूठ साबित करना, इसकी वजह से आपको ये राइट इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तभी आपको बोलने का हक दिया गया है। समझ में आया? समझ में आया? Yes, हाँ ma'am. या ना? कि फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया गया हो कि फॉर एग्जांपल जब हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं या फॉर एग्जांपल पेमेंट की बात होती है, जब हम फॉर एग्जांपल जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, आपने पेमेंट किया है, ओके, फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपनी टिकट के पैसे दिए हैं, लेकिन आजकल टिकट हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन किया है तो आपका उसका पर्टिकुलर मैसेज आपके पास मोबाइल फ़ोन में सेव होना चाहिए। समझ में आया? मोबाइल में सेव होना चाहिए कि जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो जब भी टीसी आता है तो आपके पास वो पर्टिकुलर प्रूफ मांगता है कि हाँ आपके पास वो डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स में हम बोलते हैं कि रिटर्न मीन्स जेरोक्स है या आपके पास मोबाइल में आपका वो मैसेज आया हुआ है कि नहीं। अगर मोबाइल में से मैसेज डिलीट हो गया तो कौन से बेसिस पे आप मीन्स आप सही है, लेकिन वहाँ पे हम बोलते हैं कि जो इंसान वहाँ पे है, जो टिकट चेक करे हो, जो टीसी है, तो वो आपके पास प्रूफ जरूर मांगेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. तो उससे बेहतर है कि हम फॉर एग्जांपल एक तो वो आपको पनिशमेंट देगा मीन्स आपको वहाँ पे पैसे भरवाएगा या फिर आप उसके साथ बहस कर दो। क्या पसंद करेंगे? आपने पैसा खर्च किया है, आपको भी पता है, आपने टिकट निकाला है, विदाउट टिकट आप सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास मैसेज या हम बोलते कि जेरोक्स उसका होना चाहिए, जो दोनों में से मीन्स आपके पास दोनों में से एक भी नहीं है, तो उसके साथ आप बहस करेंगे या उसको हम पैसा देके दफ़ा दफ़ा कर देंगे। क्या करेंगे? एज अ मैच्योर सिटीजन आप क्या करेंगे?
जो कायदे कायदे कानून से चलते हैं क्या करेंगे, उसको पैसा देके क्या करेंगे, उसको रफा दफा कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, आगे बात करते हैं। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इट implies that the fundamental right of everyone to freely express one's opinion and feelings by the word of mouth, writing, printing, picture or any other mode. Any means such as letters, speeches, newspaper, radio, television, signboards, internet, etc. can be used for the exercise of this right. It can also recognize the freedom of propagate not only in one's view but also the views of others. There are no territorial restrictions put on the exercise of this right. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि फॉर एग्जांपल राइटिंग थ्रू, प्रिंटिंग थ्रू, पिक्चर्स थ्रू, इमेजेस थ्रू या दूसरे भी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उसके थ्रू आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेटर्स है, न्यूज़पेपर्स है, स्पीचेस है, रेडियो है, टेलीविज़न है, साइन बोर्ड्स है, इंटरनेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग पढ़ते हैं, ब्लॉग BLOG ब्लॉग कि फॉर एग्जांपल वन इंडिविजुअल express his views on particular topic. If other like they can share और they can like it. जैसे हम वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब पे हम जैसे वीडियो देखते हैं कि नहीं, हाँ या ना? हेलो। हाँ मैम। हाँ, Yes, ma'am. वैसे ही इंटरनेट पे ब्लॉग आते हैं कि जैसे पर्टिकुलर टॉपिक को लेके या कुछ लोग बहुत अच्छा ब्लॉग लिखते हैं कि वो उनकी क्या राय है, उसमें सबके बारे में उनका क्या सोचना है या बाकी के लोग भी उनको अगर आपको चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि एक्सप्रेस होने का, आपको जो स्पीच दिया है वो सही तरीके से एक्सप्रेस होने का आपका एक जरिया है। कि जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविज़न में बहुत सारे मीन्स हम बोलते हैं कि जैसे हम कभी भी सुबह में न्यूज़ लगाएं या शाम में न्यूज़ लगाएं तो हमें ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है या नेगेटिव एनर्जी मिलती है जब हम न्यूज़ देखते हैं तो व्हाट वी गेट फ्रॉम द न्यूज़, क्या नॉलेज हमको मिलता है, लेकिन ज़्यादातर सुबह से लेकर शाम तक एक ही समाचार बताए जाते हैं। एम आई राइट? अगर कुछ घटना हो गए तो उनको बताने का जो ढंग है या तरीका है वो कैसा है, एक जैसा नहीं है, ज़रा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या ऐसे बोल के वो बताते हैं। तो हमें वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है या नेगेटिव एनर्जी मिलती है? क्या मिलता है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? दोनों मिलती है। दोनों मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है कभी कभी और नेगेटिव भी मिलता है, मीन्स नेगेटिव एनर्जी भी मिलती है। पर मोस्ट प्रोबेबली व्हेन वी रीड द न्यूज़पेपर वी गेट द नेगेटिव। यहाँ पे रेप हुआ है, यहाँ पे मर्डर हुआ है, यहाँ पे खून हुआ है, यहाँ पे घर जला दिए गए हैं। सो ऐसे नेगेटिव एनर्जी, हाँ, सबके जनरल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम देखते हैं तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे दिखाते हैं। तो इस समाचार से या ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तीसरा है फ्रीडम ऑफ प्रेस। जब हम मीडिया की बात करते हैं, प्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जस्ट अ मिनट। Freedom of press is obviously part of freedom of speech and expression. Hence, there is no separate provision in the Constitution guaranteeing the freedom of press. It will be the meaningless to talk about the democracy, political freedom without having free press. By free press, what is actually meant in today's world is free media. That arbitrary censorship and unwarranted control on the media is not only the violence of the right, the freedom of expression, but it also spells the danger of democracy. It is because the media plays the role of watchdog. It is It is because the media plays the role of watchdog on the government on behalf of the people. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा जब हम न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़ में से हमको ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी, एक तो वो काम करते हैं गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है या गवर्नमेंट से कुछ जो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट नहीं बता सकती, तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करने वाली या उनके प्रति काम करने वाले, उनके लिए काम करने वाले एक एजेंसी है जो डेमोक्रेसी के बारे में
अच्छा सोचना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे फेक न्यूज़ बताए जाते हैं, सही न्यूज़ या जो घटनाएं घट रही हैं वो न्यूज़ नहीं बताए जाते हैं. आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, बट some channels some channels are not expressing the real or practical life of the democracy, but they are just spoiling और they are just spoiling the danger of democracy. मीन्स क्या बोलते हैं कि कुछ बड़ा चढ़ा के या जो महत्व का है या इम्पोर्टेंट है वो नहीं बताएंगे, कुछ घटिया सा बताएंगे जो आपका दिमाग खराब करते हैं. या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कहीं शोर शराबा हो रहा है, या फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर रिलीजन को लेके या कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज किया जाएगा. तो मीन्स लोगों के दिमाग उस तरह मीन्स हम बोलते कि लोगों को भड़काने का काम या इस तरह से ज़्यादा दिखा दिखा के क्या एक तो आप उसको अवेयर कर सकते हैं या आप उसको वो ब्रेन वॉश कर सकते हैं. ये दो काम हो सकते हैं. अदरवाइज व्हाट हैपन दैट if you are spending, yeah, if you are just spending that good thing of the society, and if you are spreading, then the society will make better. आप सोसाइटी को एक अच्छी तरीके से अच्छा राह दिखा सकते हैं. ओके, आगे बात करते हैं. आगे बात करते हैं. Although in India there is a democracy, there have been instances when the government has illegally and unnecessarily restricted the freedom of speech and expression. Books and films have been banned. Gang orders have been issued on the political leaders. And the motive behind such action mainly political, where the government wants to protect the interests of the ruling party. तो जब हम इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं कि इलीगली और अननेसेसरी जो बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे उनको बैन लगाना पड़ता है. कि फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स ऐसे आते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म से बना हुआ है या किसी के बारे में लिखा गया है तो उसको बैन कर देना पड़ता है गवर्नमेंट को. फिर कुछ फिल्में ऐसी आती हैं तो गवर्नमेंट को वहाँ पे बैन करना पड़ता है. फिर हम बोलते हैं कि जो नेता वगैरह हैं ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो उनके ऊपर हम बोलते हैं कि मीन्स गैंग ऑर्डर्स होते हैं, सॉरी गैग ऑर्डर्स होते हैं वो उनको बंद करवाना पड़ता है. या फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनकी लाइफ में मीन्स हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर रीज़न को लेके या हम बोलते हैं कि उनकी जान को जो खतरा है उनके हजार दुश्मन होते हैं तो वैसे न्यूज़ या वैसे हम बोलते हैं कि वैसे टाइप की इंफॉर्मेशन मीडिया को बंद करने के लिए हम बोलते हैं कि मीडिया पे रोक लगाया जाता है. आप ऐसे इस टाइप की न्यूज़ नहीं छाप सकते. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. Then, the darkest period of the freedom of speech was emergency declared in the 1975. Political opponents were not only arrested, but they were not allowed to speak up. Full censorship was imposed on the newspaper, and editors and journalists were severely threatened lest they wrote anything against the government. तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि कुछ बुक्स पे या हम बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पे बैन जब गवर्नमेंट लगा देती है तो उसमें एक पीरियड था कि 1975 की बात है कि जैसे हम बोलते कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हम बोलते कि दे वर नॉट अरेस्टेड, कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे कि उनको जो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे कि जिसकी वजह से वो अरेस्ट करना चाहते भी हैं पुलिस गवर्नमेंट, लेकिन हम बोलते कि फिर भी अरेस्ट नहीं हो रहे थे. तो और वो भी हम बोलते कि जैसे वो बोल भी नहीं सकते थे और अरेस्ट भी नहीं कर सकते थे. तो इसके वजह से क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल उस टाइम जो एडिटर्स रहे होंगे या जर्नलिस्ट रहे होंगे तो उन्होंने क्या किया कि उन पे क्या बताया गया मीन्स हमको धमकियाँ दी गई या उन पर बैन लगा दिया कि ऐसे न्यूज़ वगैरह छापने की ज़रूरत नहीं है. कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूँ, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी या हम बोलते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए इफ if one woman is belong to the rich family or the loyal family, and if she by mistake or by something wrong, if she is involved in some wrong things, so
at that time that media और गवर्नमेंट और समथिंग लाइक जो हम बोलते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका जो मिलना जुलना होता है तो वहाँ पे उसको एक्सपोज नहीं किया जाएगा कि उसका गलती था ये रॉन्ग हम बोलते हैं कि रॉन्ग डिसीजन या रॉन्ग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी उसका नहीं ऐसा दिखाया जाएगा लेकिन उसको एक्सपोज किस तरह से किया जाएगा दैट शी इज़ वेरी गुड एंड हर कैरेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी गुड समथिंग लाइक दैट तो आपको ज़्यादा खुल के तो मैं नहीं बता सकती लेकिन आपको मैं जो पॉइंट समझा वो समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है डू यू अंडरस्टैंड Yes, ma'am. हाँ तो कुछ इसकी वजह से हम बोलते हैं कि जैसे पैसा पावर की सत्ता या पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट एडिटर्स पे जर्नलिस्ट पे या न्यूज़पेपर पे क्या लगा दिया जाता है बैन लगा दिया जाता है ओके जैसे आगे बात करते हैं that reasonable restrictions मतलब क्या it is not possible to recognize the freedom of speech and expression as an absolute unrestricted right but if one uses this right without restriction it may lead to the violation of someone else's right for example if someone exposes another personal life in the public, it would certainly be violation of the latter's right to the privacy. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई पर्सनल लाइफ पे जैसा क्रिटिसिज्म कभी किसी का किया जाता है तो वो किस तरफ मुड़ेगा वो वायलेशन की तरह ही मुड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड एक्टर्स हैं या हम बोलते हैं कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में उसने क्या अच्छा काम किया है वो आप एक्सपोज नहीं करते लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में उसके कितने अफेयर्स हैं वो क्या करता है वो क्या नहीं करता है अब उसको एक्सपोज करेंगे तो फिर उसकी इमेज हम बोलते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ मीन्स ही इज़ फ्री टू डू हाँ उसको उसकी अपना अपना पर्सनल लाइफ कि वो ड्रग्स ले रहा है कि नहीं रहा है ये आप एक्सपोज करेंगे मीडिया थ्रू तो क्या होगा कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो नहीं लिया जाता है रूमर स्प्रेड किया जाता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो इमेज उन्होंने जो क्रिएट की है जो इतने सालों से वो काम कर रहे हैं वो एक ही झटके में वो खराब हो जाता है और लोगों का देखने का जो नज़रिया होता है वो खराब हो जाता है तो जिसकी वजह से वो अगर वो ड्रग्स नहीं भी ले रहे हैं तो वो फिर हम बोलते कि मीडिया थ्रू ऐसा छापा गया मीडिया थ्रू ऐसा प्रिंट हुआ तो फिर वो कहीं ना कहीं हम बोलते कि वायलेशंस की ओर बढ़ रहा है राइट टू प्राइवेसी एक चीज़ सबके लिए होना चाहिए समझा समझा डू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड डू अंडरस्टैंड ओके then hence article 19 does not grant unrestricted and uncontrolled right to speak or public whatever one may desire आपको दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ साल पहले जैसे व्हाट्सएप पे एक इमेज आया था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हिंदू धर्म में गाय को हम देवता की तरह पूजते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने उनके हम बोलते कि उनका रिलीजन का झंडा लगाकर वहाँ पे गाय का सिर काटा था तो ये टाइप का जब आपको बताया जाता है तो उससे क्या फैलता है ये क्या फैलता है कि वायलेंस फैलता है ना दुश्मनी बढ़ती है ना नफरत फैलती है ना हाँ या ना Yes, ma'am. हाँ तो इस टाइप के काम भी नहीं करने चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोज किया जाता है तो वो सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है सोसाइटी में आप वायलेंस फैला रहे हैं ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में दैट वी गेट द नंबर ऑफ मैसेजेस ऑन द व्हाट्सएप सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक whatever but it is necessary to forward each and message to another people is it necessary to forward this particular message to the another people हाँ या ना जरूरी है जरूरी है Yes, ma'am. नहीं है